नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पीछे की वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि का परिचय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के संबंध में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विषय क्या है। सामान्य विधिशास्त्र के अनुसार कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य जिन्हें दिए जाते हैं उन्हें विषय कहते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं और राज्यों की रचना व्यक्तियों से मिलकर होती है, तो व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन जाते हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहा है और इन मतभेदों के कारण 3 प्रमुख सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी, इसके अनुसार केवल और केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। कल्पित सिद्धांत, फिक्शनल थ्योरी, कल्पित सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि राज्य केवल अमूर्त संस्था है और केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। क्रियात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, जो अभी वास्तविक रूप से लागू है, ये इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बिठाती है और यह सिद्धांत ये कहता है कि राज्य और व्यक्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। तो इन तीनों सिद्धांतों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी, इसको परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसके समर्थक है ओपेनहाइम, फ्रेडरिक स्मिथ। इस सिद्धांत के अनुसार केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि की परंपरागत अवधारणा है और प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन क्षेत्र केवल राज्यों के पारस्परिक संबंधों के इर्द गिर्द था। इसकी झलक हमें ओपेनहाइम की जो इंटरनेशनल लॉ बुक है उसके प्रथम संस्करण में देखने को मिली। उसमें ओपेनहाइम ने कहा कि राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ओपेनहाइम ने इस सिद्धांत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों के बीच की विधि है, अतः केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि को विषय मानता है, जबकि व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि का लक्ष्य मानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो राज्यों के माध्यम से ही व्यक्तियों पर लागू होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व का अभाव है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न तो अधिकार प्राप्त है और न ही कर्तव्य। अगर उनको कुछ अधिकार प्राप्त भी है तो उनका दावा वो राज्यों के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी सिद्धांत को मानने वाले अपने कुछ तर्क देते हैं कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं और वे ही नियमों की रचना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी राज्य को ही वादी एवं प्रतिवादी का अधिकार है और 2 राज्यों की मित्रता एवं शत्रुता का निर्णय भी राज्य करते हैं, न कि व्यक्ति। इस आधार पर इनका विचार है कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। ये यथार्थवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण है, जिसको हम परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है कल्पित सिद्धांत, फिक्शनल थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। यह सिद्धांत अतिवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। केल्सन, वेस्टलेक इनके प्रमुख समर्थक है। यह सिद्धांत ये कहता है कि राज्यों के पास अपनी इच्छा को प्रकट करने की क्षमता नहीं है और राज्य अपना कार्य व्यक्तियों के माध्यम से ही संपादित करते हैं, अतः राज्य व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करने वाली अमूर्त संस्था है। केल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि में सही अर्थों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही व्यक्तियों पर लागू होती है, परंतु अंतर केवल इतना है कि राज्य विधि प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों पर लागू होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम राज्यों के माध्यम से व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि जो जनता की जो सामान्य इच्छा होती है, जनता की सहमति से ही सरकार का निर्माण होता है और ये सरकार ही
जनता की इच्छाओं, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेती है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इस सिद्धांत को कल्पित सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत में राज्य को केवल और केवल एक कल्पना मात्र माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति के स्थान के संबंध में न्यूरेमबर्ग अभिसमय का उल्लेख करना यहाँ पर अति आवश्यक है, जो 29 नवंबर 1945 से 30 सितंबर 1946 के मध्य न्यूरेमबर्ग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय में जो ट्रायल चला था, उसमें धुरी राष्ट्रों के जो प्रमुख है, नाजी नेता है, अधिकारी है, उनको दंडित किया गया क्योंकि वो युद्ध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी थे। इसके अलावा भी जो जीनोसाइड कन्वेंशन है, जिसको 9 दिसंबर 1948 में अंगीकार किया गया था, उसके अनुसार जो जनवध का जो अपराध करते हैं उन व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में दंडित करने की व्यवस्था की गई है। और एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार की गई थी, ये जो मानवीय अधिकारों पर सबसे पहला सुस्पष्ट, प्रमाणिक और सारगर्भित विवेचना थी। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भंग होने पर सीधे तौर पर यहाँ पर व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया था। इसलिए इस सिद्धांत को मानने वाले यह कहते हैं कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। तीसरा जो प्रमुख मत है वो है क्रियात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, और वर्तमान में यही थ्योरी प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्यों के साथ साथ व्यक्ति और कुछ गैर राज्य इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। इस मत के समर्थकों ने वर्तमान समय के अनुसार उदारवादी और वास्तविक क्रियाशील मत के रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, और इनका ये मत हमें उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि वर्तमान में बहुत सी संधियां व्यक्तियों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करती है। जिन विधिशास्त्रियों ने राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना है, अब उन्होंने भी व्यक्तियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना है। इसका उदाहरण हमें ओपेनहाइम की पुस्तक इंटरनेशनल लॉ के 9वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी नवीन परिभाषा में क्रियात्मक सिद्धांत के दृष्टिकोण को अपनाया। इस पुस्तक के 9वें संस्करण में ओपेनहाइम ने जो परिभाषा दी अंतर्राष्ट्रीय विधि की, वो इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उन पर आबद्ध कर है। ये नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के संबंधों को विनियमित करते हैं, किंतु अकेले ही राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। तो यहाँ पर ओपेनहाइम ने भी जो क्रियात्मक सिद्धांत है, इस क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, जो ये जो वास्तविक दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के संबंध में, उसको अपनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन इजिप्ट करार के निर्वचन पर सलाहकार राय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय के रूप में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके संबंध में रिपरेशंस फॉर इंजुरीज इन दो सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1949 का एक वाद प्रमुख है। यहाँ पर काउंट ब्रकडोट नामक व्यक्ति जो फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में मध्यस्थ के तौर पर कार्य कर रहा था, उसकी हत्या इजरायली अतिवादियों ने कर दी। तो इस संबंध में जो यहाँ पर जो मुआवजे का प्रश्न उठा, तो इसमें यूनाइटेड नेशंस द्वारा इजराइल से क्षतिपूर्ति मांगी गई। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठा कि एक व्यक्ति विहीन सार्वभौमिक संरचना को क्या राज्य माना जाए, या ये राज्य के साथ में वार्तालाप कर सकती है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये अंतर्राष्ट्रीय अधिकार एवं कर्तव्यों को धारण करती है। इस पर यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है वो राज्यों के साथ संधियाँ भी कर सकता है। अपनी जो सेना होती है, जो यूएन की शांति सेना, उसको वो
डिप्लॉय कर सकता है, राज्यों के साथ वार्ता भी कर सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही विषय है। तो इस तरह अगर हम सारे रूप में देखें तो जो क्रियात्मक सिद्धांत है वो अभी वर्तमान समय में काफ़ी उचित प्रतीत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य, व्यक्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। तो हमने पहले की वीडियो में भी चर्चा की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो संबंध है वो राज्यों के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा हितों से। और वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का काफ़ी विकास हो चुका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर इकाइयों पर भी लागू होती है। ये बात ध्यान में रखने लायक बात है, क्योंकि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय, अंतर्राष्ट्रीय विधि किन पर लागू होती है। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर इकाइयों पर भी लागू होती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त होने का अर्थ होता है कि कोई इकाई अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्य रखने की क्षमता है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय दावे करके अपने अधिकार को बनाए रखने की क्षमता है। धन्यवाद।